आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे, जो मेरी क्लास है आज की, रेन फेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की क्लास। और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस प्रिवेलेंट इन रेन फेड एरियाज। बारिश पर निर्भर इलाकों में मिट्टी और मौसम की स्थितियां। ठीक है, तो जो रेनफेड एरियाज हैं हमारे, वहां पर जो है मिट्टी और जलवायु की क्या स्थितियां होती हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर बड़ी संख्या में किसान वर्षा पर आधारित खेती पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और इसलिए इन क्षेत्रों में खेती मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर आधारित होती है। ऐसे क्षेत्रों को बारिश पर निर्भर रेनफेड क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन क्षमता, मिट्टी की गुणवत्ता, वर्षा की मात्रा, तापमान, आर्द्रता, हवा, अन्य जलवायु संबंधी कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जो है वर्षा आधारित खेती है, ये पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती है। और मानसूनी वर्षा जो है वो जो कई सारे जो है वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि तापमान, आर्द्रता, हवा, अन्य जलवायु संबंधी कारकों पर ही पूरी तरह से निर्भर करती है। वर्षा यदि समय पर पर्याप्त मात्रा में होती है तो अच्छी फसल प्राप्त होती है, जबकि वर्षा की कमी, अनियमितता जो है वो अत्यधिक वर्षा किसानों के लिए गंभीर समस्या बन जाती है। तो जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, ठीक है, रेनफेड एग्रीकल्चर कंडीशन में पूरी तरह से जो मानसून जो खेती होती है वो वर्षा पर आधारित होती है। अगर वर्षा अच्छी हो गई, समय पर हो गई, तो खेती अच्छी होती है। अगर बरसात में जो है देरी हो गई, समय से नहीं हुई या कम बरसात हुई, तो पूरी तरह से खेती जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, ये वर्षा आधारित खेती की सबसे मुख्य विशेषता होती है। बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में मिट्टी मौसम का गहरा संबंध होता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता, उर्वरता तथा संरचना फसल उत्पादन को प्रभावित करती है। वहीं मौसम की परिस्थितियां बीज अंकुरण, पौधों की वृद्धि, फूल आने तथा दाना भरने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो बारिश पर जो निर्भर क्षेत्र हैं, वहाँ की मिट्टी और मौसम का जो है वो गहरा संबंध होता है। और जिसकी जल धारण क्षमता, मिट्टी की जल धारण क्षमता, उर्वरता, संरचना फसल का उत्पादन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो मिट्टी की जो मृदा और फसलों में उसका गहरा संबंध होता है। जो वहाँ की मृदा है उसकी जल धारण क्षमता जो है वो फसल की गुणवत्ता, फसल का उत्पादन आदि को जो है वो प्रभावित करती है। ठीक है, मौसम की परिस्थितियां जो है वो बीज अंकुरण, पौधों की वृद्धि, फूल आने और दाना भरने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो फसलों में जो होने वाली प्रक्रिया होती है, जैसे कि उनकी वृद्धि हो गया, उसमें फूल आना, उसमें दाना भरना, फसल का परिपक्वन, ये सारे जो है वो वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता, नमी, ये सब डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो उनके जो है वो वहाँ के क्लाइमेट में, सॉइल में और फसल में अच्छा गहरा संबंध होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ रेनफेड रीजन, तो हमने रेनफेड रीजन के जो है तो बारिश पर निर्भर क्षेत्र जो होते हैं वो पूरी तरह से रेनफेड एरियाज में आते हैं। अगर बात करें सॉइल ऑफ रेनफेड की, ठीक है, बारिश पर निर्भर क्षेत्रों की मृदा कैसी होती है, तो इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। प्रत्येक मिट्टी की अपनी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ब्लैक सॉइल, ठीक है, काली मृदा जो है वो पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में पाई जाती है। इसमें चिकनी मिट्टी, क्ले की मात्रा अधिक होती है, जिससे इसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। यह कपास, सोयाबीन, ज्वार और दालों की खेती के लिए क्या होती है, उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो कई प्रकार की खेती के लिए क्या होती है, ये उपयुक्त मानी जाती है, ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सारे क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, विशेषताओं की बात करें
तो जल धारण क्षमता इसकी अधिक होती है, सूखने पर गहरी दरारें पड़ती हैं और चूना, मैग्नीशियम तथा पोटास जो है वो इसमें पर्याप्त मात्रा में होती है। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की जो है वो कमी होती है, ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, लाल मृदा की बात करें रेड सॉइल की, तो लाल मिट्टी दक्षिण भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में अधिक पाई जाती है। इसमें लौह तत्वों की अधिकता होती है। ठीक है, इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। तो ये भी मृदा जो है वो रेनफेड क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी जल धारण क्षमता जो है वो कम होती है, जैविक पदार्थों की मात्रा इसमें कम होती है, उसकी उर्वरता होती है, जो इसकी फर्टिलिटी होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। दोमट मृदा की बात करें लोमी सॉइल की, तो दोमट मिट्टी में रेत, गाद, चिकनी मिट्टी का संतुलित मिश्रण होता है। यह अधिकांश फसलों के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें जल निकास क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, पर्याप्त नमी जो है उसमें बनाए रखती हैं और इसकी उर्वरता क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। ये सारी इसकी विशेषताएं होती हैं लोमी सॉइल की। मतलब कि खेती करने के लिए रेनफेड एग्रियाज में जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी मृदा जो है वो मानी जाती है। इसकी जल धारण भी क्षमता अच्छी होती है। ठीक है, इसमें जल निकास भी अच्छा होता है और इस प्रकार से जब जल धारण क्षमता अच्छी होगी तो फसलों की वृद्धि एवं विकास के लिए भी ये अच्छी मानी जाएगी। तो ये इसकी कई सारी विशेषताएं होती हैं। खेती के लिए ये सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है। ठीक है, खेती के लिए जो मिट्टी होती है ये सर्वोत्तम होती है, अच्छी मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी की बात करें, लेटराइट सॉइल की, यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी जो होती है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लगातार वर्षा कारण जो है इसमें पोषक तत्व क्या होते हैं, बह जाते हैं। ठीक है, लगातार वर्षा कारण जो होती है इसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो बह जाती है। ठीक है, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर यह मृदा पाई जाती है। इसके फीचर्स की बात करें, यह अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें जैविक पदार्थ जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, उर्वरकों की आवश्यकता जो है वो अधिक होती है। चाय, कॉफी तथा रबर खेती के लिए ये मृदा जो होती है वो उपयुक्त होती है। अब बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में मौसम की स्थितियां क्या होती हैं। ठीक है, वेदर कंडीशन इन रेनफेड डिपेंडेंट एरियाज। ठीक है, तो रेनफेड कंडीशन में मौसम की स्थितियां कैसी होती हैं इसके बारे में हम बताएंगे। तो वर्षा की बात करें, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वर्षा की बात करें, अगर हम रेनफॉल की बात करें वर्षा की, तो वर्षा इन क्षेत्रों का सबसे महत्वपूर्ण मौसमी तत्व है। सामान्यतः 400 से 1200 mm ठीक है तक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा धारित की जाती है। ठीक है, जहां पर लगभग 400 से 1200 mm के बीच में बरसात होती है वहां पर वर्षा आधारित खेती जो है वो की जाती है। ठीक है, वर्षा सबसे मुख्य घटक होता है इन क्षेत्रों का। ठीक है, यदि वर्षा समय पर हो तो बीज का अंकुरण क्या होता है, अच्छा होता है। तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में अगर बरसात समय पर होती है तो बीज का अंकुरण अच्छा होता है, पौधों की वृद्धि भी बहुत तेजी से होती है। ठीक है, और उत्पादन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो अगर अच्छा होती है, वर्षा अच्छी होती है, फसल की बुआई भी अच्छी हो जाएगी, समय से हो जाएगी। ठीक है, अंकुरण भी अच्छा होगा, फसलों की वृद्धि भी अच्छी होगी और जाहिर सी बात है कि उत्पादन भी अच्छा होगा, जिससे कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं रेनफेड एरियाज के, उनकी जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, यदि वर्षा कम होती है या फिर अनियमित होती है तो रेनफेड एरियाज में ये एक समस्या आती है कि वर्षा कभी कभी कम होती है या लेट से होती है, अनियमित होती है, तो ये भी बहुत हार्मफुल होता है वहाँ के लिए। जैसे सूखे की स्थिति उत्पन्नती है तो इससे क्या होता है, वहाँ पर ड्रॉट कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फसल खराब होती है। ठीक है, फसल क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है और किसानों की आय क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, जब जो है फसल खराब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं किसानों का नुकसान हो जाएगा, जिससे कि उनकी आर्थिक दशा जो है वो
खराब हो जाएगी, घट जाएगी, उनको फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं इस कंडीशन में। अब वर्षा के कारण ये सारे प्रभाव जो है वो रेनफेड एरियाज में पड़ते हैं। अब दूसरी बात करेंगे तापमान की। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान है, तो तापमान पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तापमान जो है वो पौधों की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे खरीफ फसलों के लिए 25 से 35 डिग्री, ठीक है, खरीफ फसलों के लिए 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और रबी फसलों के लिए 12 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, खरीफ के लिए 25 से 35 और रबी के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूल होता है। अत्यधिक तापमान से पौधों में नमी की क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, अत्यधिक तापमान से क्या होता है, पौधों में नमी की कमी हो जाती है, जिससे कि पौधे मृत हो जाते हैं। तो तापमान का बहुत इफेक्ट करता है पौधों की वृद्धि के लिए। ठीक है, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, सभी में तापमान का, मैच्योरिटी के लिए सभी में तापमान का योगदान होता है। ठीक है, तो आइडियल टेम्परेचर जो है वो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आर्द्रता की बात करें, ह्यूमिडिटी की, तो अधिक आर्द्रता से पौधों में रोग, कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, जबकि कम आर्द्रता से पौधों में पानी की कमी हो जाती है। तो अधिक आर्द्रता से क्या होता है, बहुत सारे कीट और बीमारियों का प्रकोप हो जाता है, जबकि कम आर्द्रता से क्या होता है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। तो एक आइडियल आर्द्रता जो है वो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होती है। हवा की बात करें तो तेज हवा से पौधों का गिरना, मिट्टी का कटाव, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। हल्की हवा परागण में सहायक होती है। तो बहुत ज़्यादा तेज अगर हवा है तब भी वो पौधों को नुकसान करती है, और बहुत ज़्यादा कम अगर है, हवा की गति बहुत कम है, तब भी वो पौधों को नुकसान करती है। ठीक है, तो एक मध्यम जो हवा होती है, मध्यम हवा की जो स्पीड होती है, वो पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों को मिट्टी में पकड़ने के लिए, और पौधों में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया जो पॉलिनेशन होता है, परागण के लिए, वो जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हवा का प्रभाव पड़ता है रेनफेड एरियाज में, एयर का भी अच्छा रोल होता है। सूर्य के प्रकाश की बात की जाए, सनलाइट की, तो सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पर्याप्त धूप मिलने से पौधों में भोजन निर्माण अधिक होता है तथा उत्पादन भी बढ़ता है। ठीक है, तो प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है पौधों की वृद्धि विकास में। पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही अपना भोजन जो है वो बना पाते हैं। ठीक है, तो पौधों को वृद्धि के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में लगभग 10 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिससे वो जो है अपनी वृद्धि एवं विकास कर सकते हैं। फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, मैच्योरिटी, सभी में प्रकाश की आवश्यकता होती है पौधों के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे मिट्टी और मौसम पर का पारस्परिक संबंध क्या होता है, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द सॉइल एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो रेनफेड एरियाज में जो है वो सॉइल और क्लाइमेट का क्या रिलेशनशिप होता है, सॉइल और क्लाइमेट का, तो मिट्टी और मौसम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मिट्टी और मौसम एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, वर्षा मिट्टी में नमी बनाती है। क्या बनाती है, वर्षा जो होती है वो मृदा में नमी बनाने कार्य करती है। अधिक वर्षा से क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है। अगर तेज वर्षा हो रही है, तेज गति से हो रही है, तो मिट्टी का कटाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। तापमान बढ़ने पर मिट्टी में नमी की कम होती है। ठीक है, तापमान बढ़ने से क्या होता है, मृदा में नमी की मात्रा घट जाती है, और हवा से मिट्टी का अपरदन होता है। ठीक है, हवा से क्या होता है, मृदा का क्या होता है, अपरदन होता है, सॉइल क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैविक पदार्थ मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो मृदा में उपस्थित जैविक पदार्थ होते हैं, जो मृदा में उपस्थित जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ का मतलब क्या है, तमाम पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से जो ह्यूमस होता है उसे हम जैविक पदार्थ कहते हैं। तो जैविक पदार्थ जितनी अच्छी ज़्यादा मात्रा में मृदा में होगा, मृदा उतनी ही उपजाऊ होगी। ठीक है, तो सड़े गले जो पदार्थ हैं, जैविक पदार्थ हैं, उससे क्या होता है, अगर उनकी मात्रा ज़्यादा है तो मृदा में जल जो धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो जो है ज़्यादा होगी। ठीक है,
इस प्रकार से स्वस्थ मिट्टी, अनुकूल मौसम मिलकर कृषि उत्पादन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो स्वस्थ मिट्टी और अनुकूल मौसम क्या करते हैं, कृषि उत्पादन को जो है वो बढ़ा देते हैं, उसकी ग्रोथ कर देते हैं। बारिश पर निर्भर क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं? मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ रेन फेड एरियाज, तो अनियमित वर्षा जैसे होता है। ठीक है, तो ये तो होता संबंध। अब क्या होती है, अनियमित वर्षा यानी कि इरेटिक रेनफॉल, अनियमित वर्षा जो होती है उससे भी बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं रेन फेड एरियाज में। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि रेन फेड एरियाज की क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अनियमित वर्षा। ठीक है, मानसून का समय बदलना, कम वर्षा, अत्यधिक वर्षा कृषि को क्या करती है, प्रभावित होती है। ठीक है, अगर वर्षा अनियमित होगी तो फसलों की बुआई से लेकर कटाई का समय चेंज हो जाएगा, जिससे फसलों का उत्पादन भी प्रभावित होगा और किसानों की आर्थिक दशा भी खराब हो जाएगी। तो अनियमित वर्षा के कारण बहुत सारे प्रभाव जो है वो पड़ते हैं। इसके लिए मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन, तो रेनफेड एरियाज की सबसे बड़ी समस्या है मृदा का कटाव होना। ठीक है, जब मृदा जो उपयोगी मिट्टी होती है, पोषण युक्त मिट्टी होती है, मृदा की ऊपरी सतह पे जहां पर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो जो है वर्षा की तेज बूंदों कारण जो है वो कट करके बह जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं, जिससे कि मृदा जो है वो बंजर हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मृदा कटाव भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो है रेन फेड एरियाज के लिए। ठीक है, नमी की कमी की बात करें, लैक ऑफ मॉइस्चर, तो लंबे समय तक वर्षा होने से मिट्टी सूख जाती है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। तो जब तेज वर्षा होती है, लंबे समय तक होती है, तो वो मिट्टी के अंदर ना जा करके रन ऑफ हो जाती है। ठीक है, तालाबों में, नदियों में चली जाती है, नदियों से समुद्र में चली जाती है। ठीक है, तो वर्षा जल जो है, जब वर्षा धीरे होती है तब वो इन्फिल्ट्रेट होकर के जो है ग्राउंड वाटर में जाती है और जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ठीक है, और अगर तेज वर्षा होती है तो सब पानी चला जाता है, मिट्टी के अंदर नहीं जाता है, जिससे मिट्टी के अंदर नमी की कमी हो जाती है और पौधों को आवश्यक नमी जो है वो नहीं मिल पाती है, जिससे कि पौधों का उत्पादन भी प्रभावित होता है। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी की बात करें तो बार बार वर्षा होने से क्या होता है, कई सारे पोषक तत्व हैं जैसे एनपीके, कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी कमी मिट्टी में हो जाती है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़ और अत्यधिक तापमान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मिट्टी के संरक्षण के उपाय की बात करें तो बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। मृदा का संरक्षण करना, जैसे कि कंटूर प्लाविंग करना चाहिए। ठीक है, समोच्च जुताई जो है वो की जानी चाहिए। तो समोच्च जुताई करके यानी मेड़बंदी करके जो है वो वर्षा जल को जो है, जो हमारी उपयोगी मिट्टी है उसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, बडिंग करके, बंडिंग करके भी, ठीक है, ट्रेस फार्मिंग के द्वारा, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ट्रेस फार्मिंग के द्वारा भी हम जो है इसको रोक सकते हैं। ठीक है, जो उपयोगी मिट्टी है जो उसके हम रोका जा सकता है। फॉरेस्टेशन करके, वृक्षारोपण करके भी मृदा के कटाव को कम किया जा सकता है। मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए, मल्चिंग के द्वारा भी जो है वो जो उपयोगी मृदा है उसके कटाव को रोका जा सकता है। कई सारे जैसे खरपतवार हैं या कवर क्रॉप्स हैं जैसे कि लोबिया हो गया, उर्द मूंग हो गया, इसको उगा करके जो है हम कवर क्रॉप्स के रूप में ग्रो करके मल्चिंग करके वर्षा की तेज बूंदों को जो है खेत में पड़ने से रोका जा सकता है। ठीक है, अच्छे फसल चक्र को अपनाकर, मतलब कि अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन को अपनाकर, जैसे गहरी जुताई के बाद फिर उथली, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलों को लेना, ज़्यादा कवर क्रॉप्स को उगाना, जिससे कि मृदा की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे और मृदा की गुणवत्ता भी बनी रहे। इस प्रकार से फसल चक्र अपनाना चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। तमाम प्रकार की जो जैविक खाद हैं उसका उपयोग करना चाहिए, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया, आपका FYM हो गया, NADF हो गया, जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि मृदा की उर्वरक क्षमता जो है वो बनी रहे। ठीक है, हरी खाद के रूप में जैसे सनई हो गया, ढैंचा हो गया,
लोबिया हो गया, इसको हम ग्रीन मैनोर के रूप में उगा करके ग्रीन मैरोरिंग करना चाहिए, जिससे कि मृदा की फर्टिलिटी भी बनी रहे। ठीक है, इन उपायों से मिट्टी की उर्वरता और नमी जो है वो बनी रहती है। और वर्षा जल के संरक्षण के उपाय की बात करें, मेजर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो रेनफेड एरियाज में जो हमारे वर्षा आधारित खेती है वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की, तो जल संरक्षण करना बहुत ही उपयोगी होता है। यहाँ पर जल को संरक्षित करके हम एक वर्ष में कई सारी फसलें लेते हैं, तो इसके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, जैसे चेक डैम का निर्माण किया जाए, चेक डैम बना करके जो है वो जो है वर्षा के पानी को रोका जाए। ठीक है, वर्षा जल संचयन किया जाए, जो तमाम प्रकार के वाटर शेड हैं, तालाब है, उसको बनाया जाए जिससे वर्षा जल को रोका जा सके। जल ग्रहण क्षेत्र यानी वाटर शेड का विकास किया जाए, फार्म पॉन्ड का विकास किया जाए, परकोलेशन टैंक बनाए जाएं जिससे कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए। ठीक है, मेड़बंदी द्वारा तो मेड़बंदी करके जो है वो पानी को रोका जाए, ये सारे उपाय किया जाना चाहिए। इन उपायों से भूजल स्तर क्या होता है, बढ़ता है और फसलों को आवश्यक जो है वो नमी प्राप्त होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, जैसे कि बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में कम पानी वाली चाहने वाली, ठीक है, तो बारिश पर निर्भर जो रेनफेड एरियाज हैं वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फसलों को उगाना चाहिए, जैसे कि बाजरा, ज्वार, ठीक है, जो कम पानी में तैयार हो जाती है, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, चना, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, तो ये फसलें जो है वो का रेनफीड एरियाज की मुख्य फसलें हैं। इन फसलों को उगाना चाहिए। इनको उगाने से क्या होता है कि ये कम पानी में तैयार हो जाती हैं, विशेष रूप से इसमें मैनेजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इनका बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है और पोषण के दृष्टिकोण से भी ये अच्छी होती हैं। तो इस प्रकार की फसलों को उगा करके जो किसान हैं वो अपनी आर्थिक दशा को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फसलें कम वर्षा में भी अपेक्षाकृत अच्छा उत्पादन दे देती हैं। ठीक है, ये फसलें कम वर्षा में जो है अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। कृषि में सुधार के उपाय क्या करना चाहिए, मेजर फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म, तो सूखा सहनशील किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, उन्नत बीजों का उपयोग करना चाहिए, संतुलित उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, सूक्ष्म सिंचाई या ड्रिप स्प्रिंकलर का प्रयोग करना चाहिए, मौसम आधारित कृषि सलाह लेनी चाहिए, फसल बीमा अपनाना चाहिए, कृषि यंत्रीकरण करना चाहिए और किसानों को प्रशिक्षण देना चाहिए। ये सारे जो है वो उपाय करके हम जो है रेनफीड एरियाज की कंडीशन को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रेनफीड एरियाज हैं, रेनफीड एग्रीकल्चर है, उनको ये सारे जितने उपाय हैं इसको करके वहाँ की आर्थिक दशा को मजबूत किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, तो वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वर्षा आधारित कृषि पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जैसे मानसून का समय से अनिश्चित हो रहा है। ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो क्लाइमेटिक यानी जलवायु परिवर्तन जो है वो परिवर्तित हो रही हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो रेनफीड एरिया से पड़ रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि मानसून का समय पर अनिश्चित होना, तो मानसून जैसे देख रहे हैं कुछ वर्षों से जो है वो मानसून अनियमित हो रहा है, कभी समय से आ रहा है, कभी बहुत लेट आ रहा है। वर्षा का अनियमित होना, कभी ज़्यादा वर्षा हो रही, कभी कम हो रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, ये सारे प्रभाव जो है वो पड़ रहे हैं। ठीक है, वर्षा की तीव्रता में वृद्धि, कभी कभी देखिए जैसे अभी देखिए आसाम में बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, वहाँ बाढ़ की स्थिति हो रही है, लगभग 60 लाख लोग वहाँ प्रभावित हैं जो है अधिक वर्षा कारण। तो कहीं कहीं अत्यधिक तीव्र वर्षा हो रही है, अनावृष्टि हो रही है जिससे बाढ़ की समस्या हो रही है, और कहीं कहीं आप देख रहे हैं सूखा पड़ रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण हो रहा है। ठीक है, सूखे की घटनाएं में वृद्धि हो रही है। ठीक है, सूखे की घटनाएं कहीं वृद्धि हो रही है, कहीं पर बरसात बाढ़ आ रही है, ये सारे प्रभाव जो है वो पड़ रहे हैं इस चीज़ों में। ठीक है, तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, बेतहाशा देखिए कुछ वर्षों से पिछले तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। ठीक है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो क्लाइमेटिक चेंज का जो है वो प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है, बहुत सारे जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, बीमारियां हैं, उनका भी प्रकोप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ दिन दे रहे हैं
ठीक है। उत्पादन में उतार चढ़ाव आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उत्पादन में क्या है, उतार चढ़ाव आ रहा है, कभी अच्छा उत्पादन, कभी बहुत निम्न उत्पादन। किसान इतनी लागत लगाने के बाद भी, इतनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के बावजूद भी अच्छा उत्पादन नहीं प्राप्त कर पा रहा है, जिससे किसान की जो लागत है वो बढ़ जा रही है और उसके बदले उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण किसानों की आर्थिक दशा निरंतर घटती जा रही है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं रेन फेड एरियाज में, ठीक है। इन परिस्थितियों में जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों को अपनाना आवश्यक हो गया है। तो इस दशा में क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मृदा का संरक्षित करना चाहिए, मृदा अपरदन को रोकना चाहिए, ठीक है, वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए, और जो जलवायु अनुकूल फसलें हैं, जिस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अनुकूल फसलों को उगाना चाहिए और उससे हमें मुनाफा लेना चाहिए। तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे निपटना किसानों को लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसको निपटने के लिए किसानों को भी तैयार हो जाना चाहिए, उन्हें सही रूप से मृदा का संरक्षण करना चाहिए, यानी मृदा अपरदन को, मृदा कटाव को रोकना चाहिए, कम से कम जो है वो रासायनों का उपयोग कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक बायो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाना चाहिए, वर्षा जल को संरक्षित करना चाहिए और जलवायु के अनुकूल फसलों को ग्रो करना चाहिए। ये सब बातों किसान अगर ध्यान देते हैं तो फिर वो सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।